हेलो। नमस्कार गाइज, हाउ आर यू? आई होप आप लोग सब फाइन होंगे और कॉपी पेन सब रेडी रखेगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था वित्तीय समायोजन के लिए कौन कौन सी योजनाएं थी। ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मेरे पास अभी वही स्लाइड खुली हुई है और कौन कौन सी है वो एक बार देख लेते हैं। जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन, वय वंदना, मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि, श्रम योगी और लघु व्यापारी मानधन योजना। ये सारा हमने शॉर्ट में वापस एक पेज में कंसाइज किया था इसको। तो आगे अब बात करते हैं बैंकिंग से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण समितियां बनी थी उसके बारे में। बैंकिंग से संबंधित समितियां, बैंकिंग से संबंधित समितियां कौन कौन सी बनाई गई है। जैसे कि हमने पढ़ा था सी रंगराजन समिति, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो वापस। रंगराजन समिति ये कब बनाई गई थी? ये 2006 के अंदर ही बनाई थी। और आज रंगराजन साहब की स्टेटमेंट भी आया था पेपर के अंदर, देखना आप जाके कि आने वाले नेक्स्ट ईयर में 5% तक भी जीडीपी ग्रोथ होना मुश्किल है, उस तरह उन्होंने बयान दिया है। सी रंगराजन समिति, इनका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय मिशन वित्तीय समावेशन। क्या था इनका उद्देश्य? राष्ट्रीय मिशन वित्तीय समावेशन, ये उनका उद्देश्य था। और इन्होंने ये बोला था ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो, ग्रामीण क्षेत्र में बैंक का विकास। तभी से बनेगी आरआरबी, रूरल बैंक, आर। और इसी के साथ इन्होंने नया नाम दिया था प्राथमिक सहकारी बैंक। जो अपने गांव के अंदर होता है ना सहकारी कोटे, तो प्राथमिक सहकारी कृषि समिति बनाने का सुझाव दिया था इन्होंने। ये रंगराजन की। फिर है वो तो थी सी रंगराजन, अब है रघुराम रंगराजन, रघुराम राजन समिति। ये बनाई थी 2008 के अंदर। इन्होंने बोला था इन्होंने भी वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया था। अब वित्तीय समावेशन क्या होता है आप लोग जान ही चुके होंगे। और इन्होंने एक चीज गठन करवाई थी, उनका नाम था वित्तीय स्थिरता विकास परिषद का गठन करवाना था। तो ये ध्यान रखें, वित्तीय स्थिरता विकास परिषद का गठन किसने करवाया था? रघुराम राजन जी। फिर है आपके नचिकेता मोर समिति, नचिकेता मोर समिति, ये 2014 के अंदर बनाई। और इन्होंने बोला था भुगतान बैंक की स्थापना, जो पेमेंट बैंक है ना, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक की स्थापना के लिए इन्होंने बताया था पेमेंट बैंक होना चाहिए। तो पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, ये सारा सुझाव किन्होंने दिया था? नचिकेता मोर समिति। जो एम पैसा आता था ना, उससे पहले एम पैसा उसको बंद करवा के इन्होंने ये चीजें करवाई। फिर है दीपक मोहती समिति, दीपक मोहती समिति, ये कब आई थी? ये 2015 के अंदर आई थी। इनका काम भी फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड थी। फिर था एक गोरे वाला समिति, आपने शुरू में पढ़ा था गोरे वाला समिति। ये बनाई थी 1952 के अंदर। और इसमें यह था एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाए, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण करना इनका, इन्होंने ये समिति किसी पर। तो ये भी बोल दे एसबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1952। फिर थी बी शिवरमन समिति, बी शिवरमन समिति, ये कब बनी थी? 1972। इन्होंने बताया था नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना के लिए, ये पूछ लेगा। फिर नरसिम्हन समिति, ये हमने पढ़ रखा है, नरसिम्हन समिति, ये बनी थी 1975 के अंदर। इन्होंने बताया था क्षेत्रीय ग्रामीण, जो गांव के अंदर बैंक होता है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का बढ़ावा दे, ग्रामीण बैंक, इन चीजों के लिए बनाई गई थी। फिर है
आपकी उर्जित पटेल समिति। कौन सी समिति है? उर्जित पटेल समिति। ये बनाई थी 2014 के अंदर। अब इन्होंने क्या बोला था? 2013 के अंदर बनाई थी ये, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 2014 के अंदर, और इन्होंने बोला था मौद्रिक नीति के लिए, मौद्रिक नीति की सिफारिश की इन्होंने, और बोला था मौद्रिक नीति 6 सदस्यीय होनी चाहिए। हमने मौद्रिक नीति के लिए बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और इन्होंने मुद्रास्फीति की दर कितनी रखी थी? 4% लक्ष्य रखा था कि 4% से ज़्यादा मुद्रास्फीति नहीं होनी चाहिए। फिर अपनी समिति आती है विमल जालान समिति। कौन सी है? विमल जालान समिति। विमल जालान समिति कब बनी थी? 2013 के अंदर, और इन्होंने अपनी सिफारिश भेजी थी, वो भेजी थी आपके 2014 के अंदर। इन्होंने बताया था बैंकिंग को लाइसेंस मिले। बैंकिंग को लाइसेंस मिले, और 2015 में 2 बैंकों को लाइसेंस दिया गया था। 2015 में 2 बैंक को लाइसेंस दे दिया गया, मतलब बैंक को भी लाइसेंस मिलेगा। एक तो था बंधन बैंक, इसको लाइसेंस के रूप में बैंक, और दूसरा है IDFC। ये लाइसेंस देके बैंक बनाई गई है, गवर्नमेंट के द्वारा इनको लाइसेंस दिया गया है। IDFC का पूरा नाम क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। ये था बैंकिंग की समितियाँ। फिर है डिजिटल पेमेंट। क्या होता है? जो आप देख रहे हो ना, डिजिटल पेमेंट, आपने UPI कर दिया, फोन पे कर रहे हो, भीम UPI, ये सारे क्या? डिजिटल पेमेंट। तो डिजिटल पेमेंट सबसे पहले शुरू हुआ था NEFT। NEFT का पूरा नाम क्या है? नेशनल, ये पूछ ले आपसे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसकी शुरुआत 2005 से हुई थी, बट 2019 से क्या किया गया? ये 24 घंटे 7 दिन कभी भी NEFT कर सकते हो। फंड न्यूनतम सीमा नहीं है, कितना भी ट्रांसफर कर सकते हो। फिर RTGS, इसका पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसकी शुरुआत 2004 से हुई, और वो किसने की थी? RBI ने। इसका फंड तुरंत ट्रांसफर होता है, हाथों हाथ। इसकी न्यूनतम सीमा कितनी है? 2 लाख रुपए कम से कम ट्रांसफर करने पड़ते हैं। फिर आया एक नया नाम आया, जिसका नाम था IMPS, जो खूब आप लोगों ने खूब यूज किया होगा। IMPS बैंक, इसके अंदर होता है, ये आपने देखा होगा, SBI बैंकिंग होता है, उसमें जाओगे IMPS कर लेते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाता है हाथों हाथ, इमीडिएट। इसको संचालन करता है MPCI। 2010 से एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में इंस्टेंट फंड ट्रांसफर के लिए IMPCI की शुरुआत की थी 2010 से। इंस्टेंट भेज सकते हो आप। और MPCI का पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। न्यूनतम सीमा कम से कम 1 रुपये भेज सकते हैं, और अधिकतम 2 लाख। ये भी सुविधा 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। IMPS ध्यान रखना। और NPCI है क्या? NPCI की स्थापना किसने की थी? RBI ने की थी। कब की? ये 2008 के अंदर। जबकि NPCI ने वापस क्या शुरुआत की था? 2010 ने IMPS शुरुआत किया था। ध्यान रखना। ये भुगतान का, ये फिर नाम सुना होगा आपने, UPI। क्या नाम है? UPI का पूरा नाम क्या है? इससे क्वेश्चन आता है 100%। ध्यान रखना, पूरा पूछ लेता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ही शुरू हुआ था, डिजिटल
पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। कब हुआ था? 2016 में, लॉकडाउन के, नोटबंदी हुई थी ना, तब से यूपीआई शुरू किया गया था, नोटबंदी के टाइम के आसपास। यूपीआई का हर एक का अपना अपना यूपीआई ऐप है, यूपीआई ऐप होता है हर बैंक का। और इसके अंदर यूपीआई किससे लिंक होता है? यूपीआई लिंक होता है खुद के मोबाइल नंबर से ही, खुद का मोबाइल नंबर से ही यूपीआई लिंक होता है, और उसी नंबर से यूपीआई पिन दे दिए जाते हैं। और वो पिन यूज करके आप क्या करते हो? ट्रांजैक्शन कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो मोबाइल नंबर से ही। ये होता है यूपीआई के अंदर। फिर आपने पढ़ा होगा एक, फिर उसी तरह एक और बता देता हूँ, डिजिटल डे मनाया जाता है। डिजिटल डे ये कब मनाया जाता है? ये 1 जुलाई 2015 से शुरुआत हुई इसकी, 1 जुलाई 2015 से इसकी शुरुआत होती है। इसके अंदर क्या होता है? डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना, डिजिटल मतलब लोगों को जागरूक करना, डिजिटल लिटरेसी, उनको बताना कि हाँ भाई कि किस तरह से डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना। जैसे कि गांव में जाके बताना घर घर पे, या ऐसे ही कैंप लगाना कि इस तरह से ट्रांजैक्शन होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से सस्ता पड़ता है, पेमेंट नहीं लगता है, इधर उधर जाने का कम खर्चा लगता है। तो इसी तरह राजस्थान सरकार ने क्या शुरू किया? डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक, जिसका नाम है, योजना का, प्रोग्राम का नाम क्या रखा? ई सखी प्रोजेक्ट। क्या नाम है? ई सखी परियोजना। ये गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार की योजना है। राजस्थान सरकार ने ये शुरू किया था डिजिटल प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए। फिर होता है, अगर गवर्नमेंट से आपने क्या लोन ले लिया होता है तो क्या होता है? आप वापस नहीं चुका पाते हो तो गवर्नमेंट क्या करती है? आपसे वापस ले लेती है। तो उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्या तो बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग असेट, मतलब परफॉर्म नहीं कर रही है, या बोलते हैं तो एनपीए। कहते हैं ना भाई मेरा खाता एनपीए हो गया। क्यों हो गया? तुमने 90 दिन के बाद में क्या हुआ? गवर्नमेंट के जो ऋण लिया था ना आपने बैंक से, उसका मूलधन और ब्याज आप नहीं चुका पाए, तो इसीलिए क्या हो जाता है? वो खाता एनपीए घोषित कर दिया जाता है। एनपीए का मतलब एनपीए का मतलब ही क्या होता है? जो प्रदर्शन नहीं करना। प्रदर्शन नहीं करना मतलब आप किस टाइम पे नहीं दे रहे हो, ईएमआई नहीं दे रहे हो। तो कभी कभी होता है ना, एनपीए होता है तो फैक्ट्रियाँ सीज हो जाती है, कुड़क आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें होती है एनपीए के अंदर। और इसी के अंदर आया था एक सरफेसी एक्ट। क्या नाम है? सरफेसी एक्ट 2020 में। ये क्या 60 दिन घोषित कर दिए इन्होंने, 60 दिन घोषित कर दिए। 60 दिन के अंदर क्या होता है? घोषित देके गिरवी रखी परिसंपत्ति जब्त कर लिया जाता है। इनके सरफेसी एक्ट 2020 के अंदर क्या कर लिया? 60 दिन के अंदर ही घोषित कर दिया कि जो किस्त नहीं आएगी 60 दिन बाद में क्या करते हैं? जो भी आपने संपत्ति रखी थी उसको जब्त कर लेते हैं, कुड़क कर लेते हैं, और वापस उसकी नीलामी कर सकते हैं, और आपके पैसे वसूल लिए जाते हैं। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट से आपने जो ऋण लिया था बैंकों से, उसको बोलते हैं ऋण वसूली प्राधिकरण। ऋण वसूली प्राधिकरण, न्यायाधिकरण, सॉरी। ये कब आया था? ये 1994 में आया था। इसके अंदर क्या होता है कि एनपीए की सुनवाई होती है। एनपीए की सुनवाई, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट होते हैं ना, उनकी सुनवाई के मामला इसी के अंदर आता है। और इसके अंदर कम से कम कितना? जिसका मामला 20 लाख से ऊपर हो तो ही यहाँ पे मामला दर्ज कर सकता है, वरना नहीं होता है। फिर एक नाम सुना होगा, बैड बैंक। अभी आया है ये हाल फिलहाल, तो ये ध्यान रखें, क्वेश्चन बन सकता है बैड बैंक। ये बजट 2021-22 में इसका नाम आया था। 2021-22 बजट में इसकी स्थापना की घोषणा हुई थी। इसके अंदर क्या होता? इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 2021 को। और इसने की किसने? इसकी स्थापना की थी नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन, मतलब एनपीए का प्रबंधन करना। और ये कैसी एक
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। एनपी बैड बैंक मतलब जो भी नेशनल असेट होती है ना, जो पैसे नहीं चुका पाई, उस कंपनी के क्या करते हैं कि उनके जितने भी असेट होती है उसको बैड बैंक के द्वारा स्थापित करके उन बैड बैंक को क्या कर लेती है, अपने पास हड़प लेती है या अपने पास लेके गिरवी रख देगी और बाद में जिनको पैसा देना उनको चुका देती है। फिर है आपके मिशन इंद्रधनुष योजना, क्या नाम है उसका, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष योजना क्या करती है, 2015 में लॉन्च हुई थी और ये थी बैंकिंग सेक्टर को सुधार करने के लिए। बैंकिंग, ये भी आपसे पूछ सकता है, बैंकिंग सेक्टर को सुधार करने के लिए ये योजना आई थी। 7 सूत्री इंद्रधनुष लाया गया और इसके अंदर ये चीजें होती है। फिर अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आया था, जिसमें ये कौन रिलीज करता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आया था, इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो ये अपने जितने भी परफॉर्मिंग असेट वाली चीज़ें थी वो हमने बता दी, कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी इसके बारे में हमने चर्चा करी। तो ये था अपना सेशन, बाकी और मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। अपनी बैंकिंग रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे राजकोषीय नीति के और बैंकिंग के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा था, मौद्रिक नीति पढ़ी, पहले बैंकिंग पढ़ा, बैंकिंग का इतिहास पढ़ा, उसके बाद हमने आरबीआई पढ़ा था, आरबीआई के बाद में हमने आरबीआई का स्ट्रक्चर पढ़ा और फिर हमने मौद्रिक नीति की सदस्यता देखी, मौद्रिक नीति समिति पढ़ा, मौद्रिक नीति के लिए कार्यात्मक उपाय कौन कौन से है तरलता को प्रबंध करने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा था भारतीय बैंकिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से बैंक है, लघु फाइनेंस बैंक क्या होता है। फिर बैंकिंग के लिए वित्तीय समावेशन के लिए जो योजनाएं होती है उन योजनाओं की चर्चा करी, कौन कौन सी योजनाएं थी। फिर बैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण समितियां कौन सी है, और डिजिटल पेमेंट क्या होता है, और नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे। तो बैंकिंग रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है इससे बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं आएगा, ये आप पढ़ के चल जाओ, यहाँ आपसे आपके क्वेश्चंस कोई भी एक क्वेश्चंस भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। चलो बाय बाय।